क्या वास्तव में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी? क्या वास्तव में भारतीयों के द्वारा प्राचीन टाइम पर या प्राचीन समय पर यूरोप में कोई व्यापार संबंधित था या फिर स्थापित नहीं था? इस वीडियो में जानेंगे कि क्या हुआ। तो भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन इस वीडियो का मुख्य टाइटल रहेगा। क्या वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी या भारत के समुद्री मार्गों की खोज की थी? तो आप बोलोगे कि सर भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं की थी, क्योंकि भारत दुनिया में प्राचीनतम सभ्यताओं में से आता है और भारत बहुत प्राचीन है। इस दुनिया की शुरुआत से भारत कायम है और सदा कायम रहेगा। वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी सर। वास्को डी गामा ने वास्तव में भारत के यूरोप से समुद्री मार्गों की खोज की थी। अब वो क्या कारण थे कि वास्को डी गामा को ये इच्छा हुई कि वो भारत के समुद्री मार्गों को खोजे, या पूरे यूरोप में ये क्या चल रहा था कि भारत को हम कनेक्ट करेंगे यूरोप से बाय द रूट ऑफ सी, यानी कि हम समुद्री मार्ग को खोजेंगे। ये कौन सी इच्छा जाहिर थी और इसके कारण क्या थे, बेसिकली इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन। क्या वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी या भारत के समुद्री मार्गों की खोज की थी? तो आपका उत्तर होगा कि सर उसने भारत की खोज नहीं की थी, उसने भारत की यूरोप से समुद्री मार्गों की खोज की थी। बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है, ये वाला देखो एक बार। यूरोपियों ने भारत के लिए समुद्री मार्गों की खोज की थी, इसके कारण क्या थे? आपसे पूछ रहा है भारतीय वस्तुओं की यूरोप में मांग। बेसिकली बिल्कुल बात ठीक है कि भारतीय वस्तुओं की यूरोप में मांग थी, इसलिए इस खोज की इच्छा जाहिर हुई होगी। पहला, कस्तुतुनिया, दुनिया पर उस्मानियों का, कस्तुतुनिया एक जगह है, उस पर उस्मानी का कंट्रोल, ये भी सही है, इसको भी जानेंगे आगे वीडियो में। यूरोप में पूर्ण जागरण, यानी कि यूरोप में पूर्ण जागरण हो रहा था, लोग वहाँ पर जाग रहे थे, अच्छे बुरे को संभल रहे थे, व्यापार करना सीख रहे थे, ये भी एक कारण है। यानी कि ये सारे के सारे कारण बनते हैं आपके यूरोपियों के भारत की समुद्री खोज के पीछे। जानते हैं कैसे ये समुद्री खोज यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। देखो, अगर प्राचीनतम भारत की बात करें तो भारत में एक जगह है जिस जगह का नाम है लोथल, और ये लोथल नामक जगह गुजरात में मिलती है, और इसी को भारत का प्राचीनतम गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह कहते हैं। और क्यों कहते हैं बंदरगाह? क्योंकि यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य किस चीज़ के मिले हैं सर? यहाँ पर विदेशियों की मोहरें मिली हैं और बहुत सारे जो आपके जहाज है उसके अस्थि पिंजर भी मिले हैं प्राचीनतम। इससे माना जा सकता है कि भारत समुद्री मार्गों से व्यापार किया करता था, और भारत का यूरोप के साथ व्यापार कोई नया नहीं है। भारत का यूरोप के साथ जो व्यापार है वो प्राचीनतम है। उसके बाद भारत को अगर यूरोप जाना था उस समय, तो भारत को यूरोप जाने के लिए सतल मार्गों का प्रयोग किया जाता था पहले। वो सतल मार्ग कौन कौन से और कैसे थे? भारत से पहले अफगानिस्तान जाया जाता, उसके बाद ईरान जाया जाता, उसके बाद इराक जाया जाता, उसके बाद तुर्की जाया जाता, और काला सागर होते हुए हम कहाँ पहुँचते थे? हम पहुँचते थे यूरोप। इसको आप मैप से भी समझ सकते हैं। ये मैप में कुछ ऐसा दिखाई देगा, जैसे कि हम भारत से हम आप अफ़गानिस्तान जाएं, अफ़गानिस्तान से ईरान, इराक, उसके बाद तुर्की जाएं, और उसके बाद काला सागर जाएं, और काला सागर के बाद हम कहाँ पहुँचेंगे? हम पहुँच जाएंगे यूरोप। और भारत की अगर यहाँ देखें तो एक रास्ता, एक तो आपका जो रोड मैप हो गया, या रोड से जाने का रास्ता, या फिर सतल से जाने का रास्ता, एक तो ये वाला हो गया जो मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे ऐसे आप कहाँ पहुँच सकते हैं, यूरोप पहुँच सकते हैं, ये भी आपका एक रास्ता है। उसके बाद एक रास्ता ये भी है कि आप यहाँ से अरब पहुँचे, और अरब से आप क्या है आगे बढ़कर यहाँ भूमध्य सागर होते हुए कहाँ जाएंगे? आप यूरोप जा सकते हैं। तो दो रास्ते भारत के पहले थे जहाँ पर क्या होता था, जहाँ से या जिस रास्ते से क्या होता था, जिस रास्ते से व्यापार भारत के लोग वहाँ पर करते थे। तो अब आगे देखते हैं, आगे ये घटना क्या घटी कि भारत में जो व्यापार सदियों से सतल रास्ते से चल रहा था, भूमिगत रास्ते से चल रहा था, वो व्यापार ठप क्यों पड़ गया? इसके पीछे का कारण समझते हैं, इस वीडियो में आगे चलते हैं। देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से कि भारत अगर देखेंगे तो यहाँ मैंने आपको बताया एक देश पड़ता है, यहाँ एक देश पड़ता है जिस देश का नाम है तुर्की। और तुर्की देश में यहाँ आप अगर देखेंगे तो यहाँ आप तुर्की पहुँच गए, ईरान होते हुए आप इराक होते हुए आप तुर्की पहुँचे, और तुर्की के बाद आपने देखा कि काला सागर यहाँ है, और काला सागर के बाद यहाँ पर एक जगह पड़ती है जिसको आप यूरोप कहते हो। और यूरोप में इस जगह को आप क्या कहते हो? ये वाली जो जगह है, इस जगह को आप कहते हो रोम। क्या कहते हो? रोम कहते हो बेटा, इस बात को आप ध्यान रखना। तो जैसे आप तुर्की से गए, और तुर्की के बाद आप काला सागर गए, और काला सागर के बाद आपको जाना है रोम जाना है आपको। तो रोम जाने के लिए आपको एक
जल संधि पास करनी पड़ती थी जिसका नाम था बासपोरस की जल संधि, जो कि बासपोरस की जो जल संधि है वो काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। किसको जोड़ती है? काला सागर से मरमरा सागर को जोड़ती है बेटा। इस संधि पर अधिकार था, वो अधिकार था किसका? रोम का अधिकार था। तो पहले तो बातें सही चल रही थी, रोम को कुछ टैक्स दे देते थे लोग, और उसके बाद तुर्की को कुछ टैक्स प्राप्त होता था, और दोनों देश आराम से क्या कर रहे थे? आराम से व्यापार कर रहे थे। भारत से सतल मार्ग से चीज़ें तुर्की लेकर आई जाती थी, और तुर्की से फिर इसको काला सागर से इस बास्पोरस की संधि से पार करके इन चीज़ों को यूरोप के रोम भेजा जाता था, और रोम से ये सारे देशों को आगे ये चीज़ें फॉरवर्ड की जाती थी। यानी कि भारत से आई हुई वस्तुएं यूरोप इसी रास्ते से जाती थी पहले। लेकिन क्या हुआ 1453 के अंदर? देखो क्या हुआ 1453 के अंदर जो रोम साम्राज्य था बेटा, इसको ना दो भागों में इनकी लड़ाई हो गई, और लड़ाई होने के बाद बेटा इनमें फूट पड़ गई, और फूट होने के बाद इनके दो साम्राज्य बन गए। पहला तो पश्चिमी रोम साम्राज्य, और दूसरा था आपका पूर्वी रोम साम्राज्य। देखो आपका जो पश्चिमी रोम साम्राज्य था इसकी राजधानी रोम हुआ करती थी उन दिनों, और जो पूर्वी रोम साम्राज्य था इस पर एक साम्राज्य का राज हुआ जिसका नाम था बैजेंतिया साम्राज्य। और बैजेंतिया साम्राज्य ने अपनी एक राजधानी बनाई जिसका नाम था कैनसेंटिनपिली। क्या नाम था? कैनसेंटिनपिली। और इसी को हम क्या कहते थे? इसी को हम कहते थे कस्तुतुनिया। मैप में अगर आप देखोगे पूर्वी रोम साम्राज्य कहाँ पड़ेगा, तो पूर्वी रोम साम्राज्य आप मैप में अगर देखोगे तो यहाँ ये कुस्तुतुनिया वाला इलाका है। किस चीज़ वाला है? कस्तुतुनिया वाला इलाका है। इसको आप ध्यान रखेंगे तो आपको ये अभी पता लगेगा कि बैजेंतिया साम्राज्य विकसित हुआ, और ये बहुत बढ़िया साम्राज्य हुआ। हालांकि बैजेंतिया साम्राज्य ने भी तुर्की के साथ व्यापार किया, और व्यापार करके उन चीज़ों को आपके पूरे यूरोप में क्या है फैलाया। लेकिन 1453 में क्या हुआ? 1453 में तुर्की के अंदर एक जगह एक नया साम्राज्य आया जिसको हम उस्मानी साम्राज्य कहते हैं। ये तुर्की है यहाँ, और तुर्की के अंदर एक जगह पर एक चीज़ पनपी, एक साम्राज्य पनपा जिसका नाम था उस्मानी साम्राज्य। और उस्मानी साम्राज्य ने बेटा तुर्की पर तो कब्जा कर ही लिया, साथ साथ उसने पूर्वी रोम साम्राज्य जिसको आप कस्तुतुनिया कहते हो इस पर भी अटैक करके कस्तुतुनिया को जीत लिया। अब कस्तुतुनिया को जीता इन्होंने, जैसे ही कस्तुतुनिया को इन्होंने जीता और यहाँ पर इन्होंने अपनी मनमानी के साथ व्यापार किया, और इनकी मनमानी इतनी बढ़ गई, इन लोगों ने कस्तुतुनिया पर कब्जा करने के साथ टैक्सेस इतने बढ़ा दिए कि जो सतल रास्ता था, जो भूभाग से रास्ता से व्यापार किया जाता था, वो व्यापार यूरोप वालों लोगों के लिए महंगा पड़ने लग गया। और साथ साथ विरोध प्रदर्शन और व्यापारियों के प्रदर्शन भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और जो भारत का यूरोप के साथ जो बेटा एक आपका सतल मार्ग से व्यापार होता था वो ठप पड़ गया। देखो कस्तुतुनिया यहाँ है ये वाला, और इस पर उस्मानी का राज हो जाएगा। तो ये जो आपका भूमिगत रूट है, इस रूट पर आपकी बाधा उत्पन्न होगी, टैक्स ज़्यादा हो जाएंगे और विद्रोह हो जाएगा व्यापारियों का। और जब व्यापारियों का विद्रोह होगा तो यहाँ पर बहुत सारी अड़चनें आ जाएंगी। साथ साथ ईरान, इराक, अफगानिस्तान में भी ऐसे ही कुछ विद्रोह देखने को मिलते हैं उस समय। तो ये जो रास्ता था कई देशों से होकर गुजरता था, जो सतल रास्ता था, इसलिए ये रास्ता थोड़ा सा मुश्किल रास्ता हुआ करता था उन दिनों। इसलिए यहाँ का व्यापार करना एक घाटे का सौदा माना जाने लगा, और व्यापारी कंपनियों ने एक निर्णय लिया क्यों ना भारत का समुद्री रूट खोजा जाए और इस सतल रास्ते को बंद किया जाए। तो इसी चक्कर के अंदर बेटा यूरोप के अंदर भारत के समुद्री रास्ते को खोज करने की जिज्ञासा बढ़ी, और भारत का समुद्री रास्ता कैसे खोजा गया उसकी भी कहानी मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। और ये कस्तुतुनिया आज भी मौजूद है, और ये कस्तुतुनिया बेटा आप सबको पता है तुर्की की राजधानी इस्तांबुल के नाम से आज जाना जाता है। ऐसी ही वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। कम समय में मैंने आपको बता दिया कि भारत का जो आपका यूरोप के साथ व्यापार होता था वो सतल मार्ग से क्यों बंद हो गया, और क्यों उनकी इच्छा जगी कि वो भारत को एक समुद्री रूट को खोज करने का रास्ता निकालेंगे। अब इतना ज़रूरी क्यों हो गया भारत को खोजना? क्योंकि भारत एक मसालों का देश हुआ करता था इन दिनों, आज भी मसालों का देश है भारत। और इंग्लैंड के अंदर वो सर्दी वाले इलाके हैं, वहाँ पर गर्म मसालों की सबसे बड़ी मांग होती है, क्योंकि उन दिनों फ्रीज हुआ नहीं करते थे। जो वो मीट काटते थे उसमें वो मसाले डालते थे ताकि गर्मी शरीर को पहुँच सके, और साथ साथ उस मीट को लंबे समय तक रखने के लिए वो उसको मसालों में दबा दिया करते थे, मैरिनेट करके। तो बहुत सारी चीज़ें उन दिनों थी, भारत की बहुत सारी चीज़ों की मांग यूरोप में थी, और एक व्यापारी
अपने व्यापार को स्थापित करने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कि कैसे 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 भारत में यूरोपियों का संघर्ष चलता रहेगा और कैसे भारत में यूरोपियन आएंगे और आकर कितनी बड़ी इतिहास की रचना करेंगे। ये अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जब तक आपके लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।